चैप्टर 31 सोलो लेबलिंग। पूरा नॉवल सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवल फन हिंदी को सब्सक्राइब करें। हाँ, सभी दोषी सी रैंक के हैं, लेकिन मॉनिटरिंग डिवीजन का हंटर वास्तव में रैंक बी है, इसलिए आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। किम सांग सिक ने सिर हिलाया। लोकप्रिय राय में कहा गया है कि बी रैंक वाले एक हंटर से मुकाबला करने के लिए आपको लगभग 10 सी रैंक हंटर्स की आवश्यकता होगी। खैर, एक बी रैंक व्यक्तिगत रूप से उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए आ रहा था, छापे में भाग लेने की बात तो दूर, इसलिए यहां ना कहने का कोई कारण नहीं था। एक रैंक बी और 3 रैंक सी। जिन वू ने अपना सिर थोड़ा झुकाने से पहले चुपचाप मॉनिटरिंग डिवीजन के एजेंट के साथ साथ 3 प्रतिस्थापन दोषियों के चेहरों का अध्ययन किया। यहां कुछ गड़बड़ है। वह उन चारों के बीच खून के इरादे की एक छोटी सी झलक को महसूस कर सकता था। क्या यह भी उन्नत परसेप्शन स्टेट के पहलुओं में से एक था, या फिर वह बस अत्यधिक सावधानी बरत रहा था? किसी भी स्थिति में वह अचानक इस अज्ञात चिंता से उबर गया। तो जिन वू ने जूहुई के कान में फुसफुसाया, मिस जूहुई, कृपया इस छापेमारी में भाग न लें। जूहुई ने जिन वू की आंखों में देखा और वापस पूछा, आपके बारे में क्या, मिस्टर जिन वू? उसने भी उसे उत्तर देने के बजाय पलट कर पूछा, अगर मैं कहूं तो मैं जाऊंगा। ठीक है, उस स्थिति में मैं भी जा रही हूं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका पीछा करेगी, चाहे कुछ भी हो। मुझे यकीन है कि वह ऐसा केवल इसलिए कर रही है क्योंकि उसे मेरी चिंता है। और उसने पूर्व अनुभव से सीखा कि जब भी जूहुई के चेहरे पर वह भाव आता था, वह अचानक एक बहुत ही जिद्दी युवा महिला बन जाती थी और वह कभी भी अपना मन नहीं बदलती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे आसपास रहने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिरकार उसे हवांग डोंग सियोक के गिरोह से निपटने का अनुभव था, जिसमें 5 रैंक सी शामिल थे। जिन वू ने सिर हिलाया। उस मामले में ठीक है। मॉनिटरिंग डिवीजन के एजेंट ने सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना समाप्त कर दिया और फिर एकत्रित शिकारियों से बात करने के लिए आया। निगरानी प्रभाग से मेरा नाम काहंग ताएसिक है। मेरा मानना है कि आपको स्थिति से अवगत करा दिया गया है। मैं उन तीनों पर बहुत कड़ी नजर रखूंगा ताकि आप निश्चिंत हो सकें। इसके बाद काहंग ताएसिक ने तीनों दोषियों को करीब आने का इशारा किया। वे सभी उसकी ओर बढ़े और अपने हाथ आगे बढ़ाए। अपने स्वयं के अभ्यास हाथ से काहंग ताएसिक ने तेजी से उनके हाथ खोल दिए। वाह, मुझे लगा कि मैं अब घुटन से मर जाऊंगा। हम गुलाम भी नहीं हैं, तो क्या आपका हमें इस तरह इधर उधर घसीटना हमारे अधिकारों के खिलाफ नहीं है? दोषियों ने अपनी आजाद कलाइयों की मालिश की और अपनी शिकायतों का अंबार लगाना जारी रखा। काहंग ताएसिक ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी नजर वापस शिकारियों की ओर कर दी। आज नेतृत्व कौन करेगा? सोन ची येउल ने पहले छापे का नेतृत्व करते हुए अपना हाथ लगभग आधा ऊपर उठाया। काहंग ताएसिक ने सिर हिलाया। सोन ची येउल के नेतृत्व में शिकारी एक एक करके गेट में दाखिल हुए। चलो हम भी चलते हैं। जिन वू और जूहुई ने भी गेट में प्रवेश किया, यद्यपि एक ही समय में। शायद पिछली घटना का सदमा उसके मन में बना रहा, क्योंकि उसने कभी कभी जिन वू की आस्तीन को थोड़ा सा पकड़ रखा था। गोबलिन इस कालकोठरी के मुख्य दुश्मन थे। वे सभी मानव प्रकार के राक्षसों में सबसे कमजोर थे, इसलिए कालकोठरी को साफ करना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। ये अजीब दिखने वाले जीव जिन वू के लिए इतने कमजोर थे कि वह अपनी शक्ति बढ़ाने से पहले ही एक पर एक समान रूप से लड़ सकता था। फिर भी जिन वू ने अपने नंगे हाथों से गोबलिन का सावधानीपूर्वक शिकार करने की पूरी कोशिश की। जब जिन वू ने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जो आसानी से उसकी कल्पनाओं से भी अधिक हो गया, तो जूहुई और सोन ची येउल दोनों की आंखें आश्चर्य से अतिरिक्त गोल हो गईं। बहुत खूब। वह अपनी अधिकांश वास्तविक शक्ति छिपा रहा था, फिर भी प्रत्येक लड़ाई का परिणाम अतीत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से भिन्न था। जूहुई उसके पास पहुंची और ध्यान से उससे पूछा, क्या आप हाल ही में वर्कआउट कर रहे हैं? मैं हर दिन जॉगिंग कर रहा हूं। धीमी दौड़। जूहुई ने अपना सिर झुकाया, लेकिन ठीक है, वह तकनीकी रूप से यहां नहीं था, इसलिए। लेकिन इन सब के अलावा मैं यहां कोई अनुभव अंक अर्जित नहीं कर रहा हूं। दुश्मन का स्तर बहुत कम है और आपके अनुभव अंक नहीं बढ़े। जिन वू ने निराश भाव व्यक्त किया। गोबलिन्स के बहुत कमजोर होने और उसे कोई अनुभव अंक न मिलने का संदेश बार बार दोहराया जाता रहा। ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा गोबलिन्स के जादुई क्रिस्टल भी सबसे खराब ग्रेड के थे। जिन वू ने अपने चारों ओर नजर डाली। सी रैंक वाले अपराधी वास्तव में आजादी के स्वाद से उत्साहित रहे होंगे, क्योंकि वे बेतहाशा अपने हथियार घुमा रहे थे और ऊर्जावान रूप से गोबलिन को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। अकेले उस दृश्य से ये बताना मुश्किल था कि वहां राक्षस कौन थे और इंसान कौन थे। मुझे लगता है कि आज मेरे लिए पसीना बहाने का कोई कारण नहीं है।
खैर, वह कोई अनुभव अंक अर्जित नहीं कर रहा था, न ही वह आज बहुत सारा पैसा कमा रहा था। उसके बाद उसके दिमाग में एक निश्चित विचार आया। अगर अब से ऐसा ही होने वाला है तो क्या एसोसिएशन छोड़ देना बेहतर नहीं होगा? एसोसिएशन के रास्ते में आने वाली अधिकांश नौकरियां डी और ई रैंक वाले गेट्स को साफ करने वाली थी। हालांकि यदि उस प्रकार के गेट्स में प्रवेश करने से उसका स्तर नहीं बढ़ने वाला था, तो एसोसिएशन के छापों में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब मैं मां की अस्पताल की फीस भी आसानी से खुद ही कमा सकता हूं। वह जब भी चाहे एसोसिएशन छोड़ सकता है। यही कारण है कि पैसा हमेशा बेहतरी के लिए होता है। जैसे ही उसके पास कुछ था, उसका चयन व्यापक हो गया था। इधर उधर सोचते सोचते छापा मारने वाली टीम कालकोठरी में और भी अंदर दाखिल हो गई, और जल्द ही 3 रास्तों वाली एक कांटेदार सड़क उनके सामने आ गई। काहंग ताइसिक ने सोंग ची येउल को एक सुझाव दिया। चूंकि कालकोठरी की कठिनाई कम है, तो यहां से आगे अलग होने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, चलो ऐसा करते हैं। सोंग ची येउल उस विचार पर तुरंत सहमत हो गया। जिन वू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी धारणा को अधिकतम तक बढ़ा दिया। अब कौन सा रास्ता बॉस तक जाता है? वह उम्मीद कर रहा था कि शायद बॉस उसे कम से कम कुछ अनुभव अंक देगा। जल्द ही वह कालकोठरी के अंदर सभी जीवित प्राणियों की आभा को समझ सकता था। जिन वू ने अपनी आंखें खोली और सोंग ची येउल से बात की। चलो बाईं ओर चलते हैं। ठीक है। जिन वू, सोंग ची येउल और जू हुई ने बायां रास्ता चुना। काहंग ताइसिक और 3 दोषियों ने दायां रास्ता चुना और बाकी 2 बीच वाले रास्ते पर चले गए। जिन वू का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। बॉस इस अनुच्छेद के अंत में है। हालांकि इसे मजबूत के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस गुफा जैसे मार्ग के अंत से भूत की तरह एक अनोखी और अलग आभा लीक हो रही थी। वह जल्दी से बॉस को मार डालना चाहता था। हालांकि उसके हर 2 कदम आगे बढ़ने पर गोबलिन के समूह उस पर झपटते रहे और इससे उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई। और इस बार उनमें से लगभग 10 गोबलिन थे। एक के पास लकड़ी का डंडा था, एक के हाथ में लकड़ी की तलवार थी, एक के हाथ में लकड़ी का लंबा डंडा था, जिसकी नोक पर एक पत्थर का टुकड़ा बुरी तरह बंधा हुआ था। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से खुद को हथियारों से लैस कर लिया था, लेकिन उनमें से कोई भी उसे धमकी देने में कामयाब नहीं हुआ। क्या तुम लोगों का अभी तक पेट नहीं भरा? जिन वू ने वास्तव में गहराई से भौहें चढ़ाई। यह एक बड़ी परेशानी वाली बात साबित हुई। ये घटिया लोग जिनका कोई मूल्य नहीं था, फिर भी वे इस तरह बड़े समूहों में घूमते रहे। इस समय उनमें से 10 हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें दूसरों को ढूंढकर वापस आना चाहिए? हालांकि जिन वू के 2 साथी उस वर्तमान परिस्थिति के बारे में काफी उदास हो रहे थे जिसमें वे थे। फिर भी यहाँ केवल गोबलिन ही है, इसलिए शायद हमें पहले उनसे लड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। सोंग ची येउल की उंगलियों की नोक पर आग की लपटें उठी, जबकि जू हुई भी अपना उपचार जादू दिखाने के लिए तैयार हो गई। इस बीच जिन वो अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजला रहा था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं हो रही है, भले ही मैं कालकोठरी के अंदर हूँ। क्या इसलिए कि वह पहले से अतुलनीय रूप से अधिक शक्तिशाली हो गया था? केवल अब वह अपने अंदर हुए परिवर्तनों के प्रति थोड़ा और अधिक सचेत हो गया था। सोंग ची येउल ने जिन वू से पूछा, मिस्टर सियोंग, क्या आप तैयार हैं? ओह हाँ, मैं हूँ। जिन वू ने अपने बाकी साथियों के साथ समय का मिलान किया और धीरे धीरे प्रत्येक का शिकार किया। और इसलिए जैसे जैसे वे कालकोठरी को लगातार साफ करते गए, अचानक एक के बाद एक कहीं न कहीं से चीखें पूरी कालकोठरी में गूंजने लगी। वे राक्षसों में से नहीं थे। नहीं, वे निश्चित रूप से मनुष्यों की थीं। जिन वू, सोंग ची येउल और यी जू हुई ने एक दूसरे पर नजरें डाली। उन्होंने सोचा कि मामला शांत हो गया है, तभी एक और हताश चीख उनके कानों में पड़ी। सोंग ची येउल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। आइए एक नजर डालते हैं। वे तीनों तेजी से उस ओर भागे जहां से चीखें आ रही थी। जिन वो अपने 2 साथियों से तेज दौड़ सकता था, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उसने अपनी गति उनके समान कर दी। उन्हें कितनी देर तक दौड़ना पड़ा? एक व्यक्ति को पाकर जू हुई घबराकर चिल्लाने लगी, वहां एक आदमी है। और ऐसा ही हुआ कि वह मॉनिटरिंग डिवीजन काहंग ताइसिक था। वह पूरी तरह से खून से लथपथ होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। काहंग ताइसिक उन पर चिल्लाया, सावधान रहो, मैं नहीं जानता कि वे इस समय कहां हो सकते हैं। दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरने से पहले काहंग ताइसिक ने बड़ी मुश्किल से उन शब्दों को उगला। जू हुई अब और नहीं देख सकी और जल्दी से काहंग ताइसिक की ओर भागी। रुको, मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगी। जू हुई ऐसा ही सोच रही थी, इस बात की परवाह किए बिना कि दुश्मन कहां छिपे थे। वह अभी भी बी रैंक वाली हीलर थी।
मतलब उसके उपचार जादू की गति बहुत तेज थी। इसलिए उसने सोचा कि इससे पहले कि दुश्मन उन पर हमला करे, काहंग ताइसिक को जल्दी से ठीक करना उसके लिए अधिक फायदेमंद होगा। कृपया थोड़ी देर और रुकें। जू हुई काहंग ताइसिक के सामने खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। प्रकाश की कोमल किरणें उसके हाथों के सिरों के पास एकत्रित हो गईं। तभी ऐसा हुआ, काहंग ताइसिक ने तेजी से अपने ऊपरी शरीर को ऊपर उठाया और जादुई ऊर्जा से भरे अपने हाथ से जूहुई की गर्दन के केंद्र पर निशाना साधा। इससे पहले कि उसकी उंगलियां जूहुई के गले को छू पाती, किसी ने समय रहते काहंग ताइसिक की कलाई को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। स्तब्ध जूहुई अपने पिछले हिस्से पर गिरने से पहले लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर गई। काहंग ताइसिक की अभिव्यक्ति आश्चर्यचकित आश्चर्य में से एक बन गई। उसने इतने कम समय में मेरा आक्रमण रोक दिया। एक उच्च रैंक वाले शिकारी के लिए मुट्ठी भर निचली रैंक वाले शिकारियों से निपटना कोई कठिन काम नहीं था। आज उसके पक्ष में एकमात्र कांटा बी रैंक वाली एक महिला हंटर को लेकर हुआ, जो उसी रैंक की थी। इस कांटे के बारे में आशा की किरण ये थी कि वह युद्ध संबंधी शिकारी नहीं थी। उसके पास खुद को बचाने की कोई क्षमता नहीं थी, इसलिए जब तक वह उस पर चुपके से हमला करने में सफल हो जाता, सब कुछ काफी आसानी से खत्म हो जाता। तथापि सोचने के लिए उसका गुप्त हमला गायब हो जाएगा। इस तरह की चीजों के साथ उसके द्वारा किए गए सभी बेहतरीन अभिनय का कोई इनाम नहीं था। काहंग ताइसिक की नजर उसकी कलाई को पकड़ने वाले हाथ और उसके मालिक की ओर चली गई, और जिन वू का चेहरा अंत में था। जिन वू की आंखों से जानलेवा इरादे की बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। काहंग ताइसिक ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एसोसिएशन बॉटम फीडर। काहंग ताइसिक की दूसरी मुट्ठी जिन वू के चेहरे की ओर उड़ गई। हालांकि जिन वू ने बस अपना सिर दूर झुका लिया और मुट्ठी को उड़ने दिया। काहंग ताइसिक ने जल्दी से अपना हाथ जिन वू की पकड़ से छुड़ा लिया। जिन वू ने आगे अपना झटका प्रदर्शित किया, जैसा कि एक उच्च पदस्थ शिकारी और उसकी शक्ति से अपेक्षा की जाती है। अब जब उसके दोनों हाथ आजाद हो गए, तो काहंग ताइसिक ने बिना आराम किए हमले करना शुरू कर दिया। हालांकि जिन वू भी इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि काहंग ताइसिक से नहीं हारा और खुद भी आक्रामक हो गया। दो व्यक्तियों की मुट्ठियां और भुजाएं लगातार टकराती रहीं और अनगिनत वार हुए। उनमें से किसी ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सोंग ची येउल ने तुरंत जूहुई को क्षेत्र से दूर खींच लिया। जूहुई जो कहना चाहती थी उसे पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उसे बहुत सदमा लगा। हालांकि यहाँ एक व्यक्ति था जो जूहुई से भी ज्यादा हैरान था, और वह कोई और नहीं बल्कि सोंग ची येउल था। आखिर यह कैसे संभव है? यह भयंकर युद्ध बहुत ही विश्वसनीय गति से चल रहा था, उसे अपनी आंखों से अनुसरण करने में कठिनाई हो रही थी। एक उच्च रैंक वाले शिकारी से ऐसी ही कुछ उम्मीद की जाती थी, इसलिए यह ठीक था। लेकिन फिर उस आदमी से लड़ने वाला सेओंग जिन वू सोंग ची येउल की यादों में वही व्यक्ति नहीं हो सकता था। युवा निश्चित रूप से रैंक बी हंटर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हार रहा था। मैं सी रैंक हूं, और यहां तक कि मैं उसकी हरकतों को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। सचमुच उसकी आंतरिक भावना सही साबित हुई। अभी उसकी आंखों के सामने जो जिनवू था, वह उसकी यादों के मुताबिक वैसा युवा नहीं था। एक ही रैंक जो कमजोर था, लेकिन उसके कंधों पर एक अच्छा सिर था। पलक झपकते ही दोनों के बीच सैकड़ों वार हुए और वे अपनी सांसें संभालने की कोशिश करते हुए तेजी से पीछे हट गए। जिन वू ने काहंग ताइसिक की ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारे कपड़ों पर लगा खून, मुझे लगता है कि यह तुम्हारा नहीं है। काहंग ताइसिक ने अपनी कलाई ढीली की और जवाब दिया। यह सही है, यह उन घटिया लोगों का है। इन सब के अलावा मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस गंदी जगह पर तुम्हारी क्षमता का कोई शिकारी आएगा। ईमानदारी से कहूं तो काहंग ताइसिक वास्तव में प्रभावित हुआ। उसने एसोसिएशन के लिए काम करने वाले निचले फीडरों के साथ एक उच्च रैंकिंग हंटर के बाहर निकलने के बारे में कोई जानकारी नहीं सुनी थी। इससे मुझे बड़ा नुकसान होने वाला है। उसने सोचा कि आज कार्य करने का सबसे अच्छा समय होगा, इसलिए उसने अपना कार्य किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह यहाँ एक बहुत बड़ी बाधा में फंस गया। काहंग ताइसिक अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सका और जोर से पूछा, आखिर आप हैं कौन? आप किस पद पर हैं? जिन वू ने कसाका के जहर फेंक को बुलाया और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए बल्कि संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया, सेओंग जिन वू, मैं रैंक ई हूँ। आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैप्टर 32, अध्याय 32। काहंग ताइसिक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर के पिछले हिस्से में मारा हो। बास्टर्ड जिसने अपनी गति के बराबर गति प्रदर्शित की, जो रैंक बी के भीतर बेजोड़ थी, उसने खुद को अभी एक मामूली रैंक ई के रूप में पेश किया।
क्या वह मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है? काहन तायसिक ने अपने दांत पीस लिए, कोई इंतजार नहीं करते हुए। सचमुच यहाँ कुछ अजीब था। यदि वह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का शिकारी है तो उसके यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। इन बॉटम फीडर एसोसिएशन हंटर्स द्वारा किए गए कार्य काफी स्पष्ट थे। उनकी मुख्य भूमिका उन गेट्स को साफ करना था जिन्हें गिल्ड और फ्रीलांसरों ने अपने कम मौद्रिक मूल्यों के कारण छोड़ दिया था। उनकी कमाई अन्य शिकारियों की तुलना में दयनीय रूप से कम थी और उन्हें अन्य शिकारियों द्वारा भी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, इस बात की बहुत अच्छी संभावना थी कि यह बदमाश वास्तव में ई रैंक था। केवल इतना ही, उसकी योग्यताएं कुछ भी नहीं थी। फिर भी एक फर्जी पंजीकरणकर्ता इस तरह बेशर्मी से एसोसिएशन के तहत काम नहीं करेगा, इसलिए काहन तायसिक अंततः एकमात्र तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा। वह पुनः जागृत हो गया है। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे याद आया कि एसोसिएशन के उच्च वर्ग इस अफवाह से थोड़ा शोर मचा रहे थे कि इस स्थान के आसपास कहीं किसी का पुनर्जागरण हो रहा है, और वह व्यक्ति कथित तौर पर एसोसिएशन से संबद्ध एक हंटर था। उसे वह नाम तभी याद कर लेना चाहिए था चूंकि यह मामला कुछ हफ्ते पहले ही हुआ था। अगर यह बदमाश अब तक किसी कारण से पुनः असाइनमेंट परीक्षा देने में देरी कर रहा था तो उसके लिए ई रैंक के रूप में बने रहना और एसोसिएशन की सहायता करना बहुत संभव था। कौन सोच सकता था कि ऐसा आदमी आज सामने आ जाएगा? काहन तायसिक ने आज के छापे में भाग लेने वाले शिकारियों की पृष्ठभूमि की गहन जांच करना सुनिश्चित किया था, लेकिन वह इस छापे के अस्तित्व से चूक गया था। सचमुच मेरी किस्मत बहुत खराब है। यही एकमात्र निष्कर्ष है जिस पर वो पहुंच सकता है। अगर चीजें इस तरह से हुई तो मुझे और पैसे मांगने चाहिए थे। काहन तायसिक ने अपने सूखे होठों को चाटते हुए कुछ दिन पहले की घटनाओं को याद किया। कुछ दिन पहले एसोसिएशन के मुख्यालय के पास एक कैफे। काहन तायसिक ने अपनी सीट पर बैठते ही पूछा, तुम्हें मुझसे क्या काम है? उसके विपरीत दिशा में बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति किसी कारण से थोड़ा सुस्त लग रहा था। उसने कहा कि वह किसी कंपनी का मालिक है। काहन तायसिक निश्चित रूप से नहीं जानता था कि यह आदमी कौन था। हालांकि उसने फिर भी कुछ समय के लिए मुक्त होने का फैसला किया जब यह आदमी उससे फोन पर कॉल करता रहा। काफी हताश लग रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी ऐसे बुदबुदाया जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। मैंने सुना है कि कोई नहीं जानता कि कालकोठरी के अंदर वास्तव में क्या होता है। उस आदमी की आवाज इतनी धीमी थी कि काहन तायसिक को फिर से पूछना पड़ा, क्या कहा आपने? उस आदमी ने अचानक अपना बैंक खाता बही पेश किया। किताब के पन्नों पर छपे बैंक बैलेंस की पुष्टि करने से पहले काहन तायसिक ने किताब और उस आदमी के चेहरे के बीच अपनी निगाहें घुमाई। वहां 2 बिलियन की पर्याप्त मात्रा छपी हुई थी। और आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? जब काहन तायसिक ने प्रश्नवाचक मुद्रा बनाई तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सिर नीचे झुक गया। आप जिन अपराधियों के प्रभारी हैं उनमें से एक है जिसने मेरी छोटी लड़की को चोट पहुंचाई है। इसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली और मेरी पत्नी अभी भी सदमे से अस्पताल में है। अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज रुआसी हो गई। फिर भी ऐसे बेवकूफ कुछ वर्षों में फिर से सड़कों पर घूमने में सक्षम होंगे। तुम्हें लगता है कि मैं ये जानकर निश्चिंत हो जाऊंगा? उस आदमी ने अपना दुख और क्रोध से भरा चेहरा ऊपर उठाया। मुझे यकीन है कि आप पहले ही बता सकते हैं कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। उस आदमी ने फिर अपना सिर नीचे कर लिया। मैं आपसे विनती करता हूँ। इन दोनों व्यक्तियों के बीच एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया। काहन तायसिक अपनी कुर्सी के पीछे झुक गया और गहरे चिंतन में डूब गया। काफी देर बीत जाने के बाद ही उसने दोबारा अपना मुंह खोला। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने एसोसिएशन के निगरानी प्रभाग के लिए काम करना क्यों चुना? मुझे क्षमा करें। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर उठाया। काहन तायसिक ने खुद को समझाया, बी रैंक हंटर के रूप में मुझे उच्च रैंक वाले हंटर्स में से एक माना जाता है। बड़े गिल्ड हर समय मेरे निर्देशन में अपने स्काउटिंग प्रस्ताव भेजते रहते हैं। फिर भी क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं ये काम क्यों करता रहता हूं जबकि बदले में मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं? मुझे नहीं पता। काहन तायसिक के होठों के कोने ऊपर की ओर उठे हुए थे। आप देखिए, मुझे राक्षसों के बजाय लोगों से लड़ना अधिक आनंददायक लगता है। उस अर्थ में निगरानी प्रभाग काहन तायसिक के लिए स्वर्ग द्वारा भेजी गई नौकरी की तरह था। खैर, आखिरकार वह कानून के नाम पर अन्य शिकारियों को पीट सकता था और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वह 1 या 2 लोगों की हत्या भी कर देगा। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण काहन तायसिक मन ही मन मुस्कुराया और बोला, उस कीड़े पर कदम रखना जिसके बारे में आपने मुझे बताया था बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। हालांकि कालकोठरी के अंदर कीड़े के अलावा अन्य शिकारी भी होंगे। मुझे आश्चर्य है कि मैं उस बास्टर्ड को एक कीट के रूप में देख सकता हूँ,
लेकिन क्या अन्य शिकारी भी इस तरह सोचेंगे? काहन ताइसिक के निराशावादी लगने वाले शब्दों को सुनने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने निराश अभिव्यक्ति बनाई। और यहाँ वह सोच रहा था कि आखिरकार उसे अपनी छोटी लड़की की मौत का बदला लेना होगा। ऐसा लगा जैसे आकाश उसके ऊपर टूटकर गिर रहा हो। हालांकि काहन ताइसिक ने एक भयावह मुस्कान बनाई, मानो दूसरे आदमी का मजाक उड़ा रहा हो। ये पैसा, साथ में जीते गए $1 अरब अन्य शिकारियों से भी निपटने के लिए। क्या आप ये कर सकते हैं? हालांकि यदि एक पुनः जागृत शिकारी उन अन्य शिकारियों में से था, तो 3 बिलियन वॉन की राशि काफी नहीं थी। खैर, आखिरकार उसका अपना जीवन दांव पर था। स्वघोषित रैंकी हंटर अब भी एक तेज, चौकस हवा का उत्सर्जन कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह वहां मौजूद किसी भी मामूली छेद को पकड़ लेगा। काहन ताइसिक ने अपनी लार निगल ली। मैं उसे हल्के में नहीं ले सकता। काहन ताइसिक को यहां जीत का भरोसा था। जागृति प्रक्रिया से गुजरने से पहले भी उसने एक भी आमने सामने की लड़ाई नहीं हारी थी। हालांकि भले ही वह जीत सका, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान जीत नहीं होगी। अभी उसे अपनी योजनाओं में थोड़ा थोड़ा संशोधन करना पड़ा। अच्छे समय के साथ रैंकी हंटर्स ने एक प्रश्न पूछा। वे दोषी, आपने उन्हें क्यों मारा? एक लड़की का पिता, जिसके साथ उन दरिंदों ने बलात्कार किया था, मुझसे मदद मांगने आया था। वे दुष्ट मारे जाने के योग्य जानवर थे, और मैंने बस उन जानवरों की देखभाल की जो दूसरे लोगों को चोट पहुंचाते हैं, बस इतना ही था। रैंकी हंटर बिना कुछ कहे सुन रहा था। काफी संभावना लग रही थी कि यहां बातचीत से काम बन सकता है। काहन ताइसिक सीधे दूसरे आदमी को मनाने के लिए चला गया। हालांकि मामला यहीं तक पहुंच गया था, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। आज की बात को पूरी तरह नजरअंदाज करना कैसा रहेगा? जब तक हम यहाँ ये सौदा करते हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके और आपके समूह के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करूंगा। निस्संदेह वह परेशानी के संभावित स्रोत को पनपने नहीं दे सका। यही कारण है कि काहन ताइसिक सोच रहा था। ऐसी संभावना थी कि आमने सामने की लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो जाएगा, इसलिए वह पहले यहां से निकल जाएगा, उचित समय का इंतजार करेगा और एक ही समय में सभी गवाहों को निपटा देगा। हालांकि रैंकी हंटर ने व्यंग्यपूर्वक व्यंग्य किया। तुम्हें अपनी छोटी छोटी तरकीबें आजमाने से पहले ये बातें कहनी चाहिए थी। आप चाहते हैं कि हम सब कुछ नजरअंदाज कर दें क्योंकि आपने अपना गुप्त हमला विफल कर दिया। उस आदमी ने वहां कुछ भी गलत नहीं कहा। काहन ताइसिक आश्चर्य से मुस्कुराया। अंत में आप एक प्रयास करना चाहते हैं, क्या यही बात है? खैर, उस स्थिति में उसे पूरी ताकत से बाहर जाना होगा। काहन ताइसिक की आंखों में चमकती रोशनी ठंडी हो गई। उसकी तेज चमक तेजी से रैंकी हंटर को ऊपर से नीचे तक पार कर गई, और उसका माथा एक क्षण के लिए सिकुड़ गया। उसे अपना खंजर कहां से मिला? चूंकि इससे पहले कि उसने इस पर ध्यान दिया, रैंक हंटर एक खंजर पकड़े हुए था। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हथियार कहां से आया। हालांकि यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह हथियार का प्रकार था। काहन ताइसिक ने तुरंत अपना मूल्यांकन समाप्त कर दिया। वह वर्ग जो खंजरों का प्रयोग करता था और त्वरित गति का प्रयोग करता था, उनका प्रतिद्वंद्वी एक सुपर क्लोज टाइप डैमेज डीलर था। संभवतः उसकी विशेषज्ञता हत्या थी। कैसा संयोग है कि दोनों की विशेषताएं एक जैसी हो गईं। हालांकि इस व्यक्ति को अभी कुछ समय पहले ही पुनः जागृति प्राप्त हुई है। अनुभव में अंतर बिल्कुल भारी होना चाहिए। हो सकता है कि वह अपने पास उपलब्ध कौशलों का उचित उपयोग भी न कर पाए। आपका वरिष्ठ होने के नाते मैं आपको एक या दो चीजें सिखाता हूं। काहन ताइसिक ने अपने कूल्हों से चाकू निकाला और रैंकी हंटर पर उपहासपूर्वक मुस्कुराया। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? और फिर काहन ताइसिक ने अपने गायब कौशल को सक्रिय किया, जिससे वह मौके से गायब हो गया। इससे रैंकी हंटर घबरा गया और उसने जल्दी से अपने आसपास देखा। काहन ताइसिक उसकी नग्न घबराहट और भ्रम को स्पष्ट रूप से देख सकता था। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है, गायब कौशल ने न केवल किसी के शरीर को पारदर्शी बना दिया, शरीर, ध्वनि और यहां तक कि गंध भी। वह कौशल जिसने इसे सक्रिय करने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ छिपा दिया। संक्षेप में वह गायब कौशल था। पूरी दुनिया में केवल मुट्ठी भर हत्यारे प्रकार के शिकारी थे जो इस कौशल का उपयोग कर सकते थे। किसी की श्रेणी से बिल्कुल असंबंधित, आपको बस कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक होना चाहिए जिन्होंने जागृति प्रक्रिया से गुजरते समय इस कौशल को अनलॉक किया। आइए इसे एक झटके में खत्म करें। काहन ताइसिक तेजी से रैंक हंटर के पीछे की ओर चला गया। उसकी पीठ खुली हुई थी, बिना सुरक्षा के। यह अंत है। वह एक कड़वी लड़ाई में शामिल होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अंत में यह एक साधारण लड़ाई बन गई।
यदि प्रतिद्वंद्वी स्टील्थ कौशल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा था तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जैसा कि अपेक्षित था, अनुभव के अंतर ने आज विजेता का फैसला किया। कांग ताई-सिक के चाकू का निशाना ई रैंक हंटर की पसलियों के ठीक नीचे वाले स्थान पर था और शक्तिशाली ढंग से आगे की ओर मारा गया। दो खंजर हवा में टकराए और चिंगारियां उड़ी। उसके गुप्त कौशल के निष्क्रिय हो जाने से अब कोई कांग ताई-सिक की खुली हुई आंखों को देख सकता था। क्या? आखिर कैसे? ई रैंक हंटर के खंजर ने उसके ही खंजर को सटीक रूप से अवरुद्ध कर दिया था। अपने सदमे को छिपाने में असमर्थ कांग ताई-सिक ने अपनी आंखें उठाई और ई रैंक हंटर के चेहरे की ओर देखा, और उस शिकारी ने बिल्कुल प्रभावित न होकर अपना मुंह खोला। ओह, तो अब आप पॉप अप करने का निर्णय लें। क्या कहा? इस रैंक की हंटर के शब्दों को समझने में असमर्थ कांग ताई-सिक को अचानक अपने दिल में यह अकथनीय डर महसूस हुआ। रिंग बजी। आपातकालीन खोज, सभी शत्रुओं को मार डालो। खिलाड़ी के प्रति जानलेवा इरादे रखने वाले दुष्ट हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उन सभी को मार डालो। यदि आप इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित दंड दिया जाएगा। मारने के लिए शेष शत्रुओं की संख्या 1। मारे गए शत्रुओं की संख्या 0। जिन वू ने आपातकालीन खोज संदेश की पुष्टि की और राहत की सांस ली। ये समय की बर्बादी नहीं थी। वह थोड़ा चिंतित था कि अगर कांग ताई-सिक ने पहल नहीं की तो जिन वू को आपातकालीन खोज अधिसूचना नहीं मिलेगी। ये हवांग डोंग सियुक और उसके गिरोह के साथ बिल्कुल अलग था। यही कारण है कि उसने सिस्टम का परीक्षण किया और यह वैसा ही था जैसा उसे उम्मीद थी। जैसे ही कांग ताई-सिक ने अपने जानलेवा इरादे का खुलासा किया, संदेश सामने आ गया। वह अब तक बिना सोचे समझे उस आदमी के साथ बातचीत नहीं कर रहा था, या अपनी घबराहट का खुलासा नहीं कर रहा था, या बिना कुछ लिए खुलेपन का दिखावा नहीं कर रहा था। हालांकि मैं वास्तव में नहीं जानता था कि वह स्टेल्थ का उपयोग कर सकता है। दरअसल जब कांग ताई-सिक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया तो जिन वू थोड़ा हैरान रह गया। खैर, आखिरकार गायब एक बहुत ही दुर्लभ कौशल था। लेकिन जब उसने थोड़ा अधिक ध्यान केंद्रित किया तो उसने कांग ताई-सिक की हर गतिविधि को आसानी से और सटीक रूप से महसूस किया। इतना कि वह अपनी आंखें बंद कर सकता है और फिर भी बिना किसी समस्या के अपना लक्ष्य ढूंढ सकता है। यह उसकी बढ़ी हुई परसेप्शन स्टेट का प्रभाव था। उसने इस स्टेट पर निवेश करना जारी रखा ताकि वह बता सके कि उसे लड़ना चाहिए या भागना चाहिए, लेकिन आज उसने इसके लिए एक नया उपयोग सीखा। मैं भाग्यशाली हो गया। इसके लिए धन्यवाद। कांग ताई-सिक के दिमाग से ऐसा झटका लग रहा था जैसे उसने अपने पूर्वजों के भूतों को देखा हो। आखिर कैसे? और अब जब जिन वू इस हत्यारे की देखभाल करेगा तो वह इस खोज के स्वादिष्ट पुरस्कारों का आनंद ले सकेगा। अगर मैं किसी भी तरह लड़ने जा रहा हूं तो मुझे वह सब कुछ मिल सकता है जो मुझे मिलना चाहिए। अब उसकी बारी थी। अब से वह सचमुच आक्रमण करना शुरू कर देगा। घातक आलिंगन में बंधे दोनों खंजर एक दूसरे के विरुद्ध धक्का मुक्की करते रहे। ऐसा लग रहा था कि उनकी ताकत लगभग एक जैसी थी। यहीं पर जिन वू की आंखें खतरनाक ढंग से चमकती थीं। ऐसी स्थिति में क्या मुझे कहीं और जगह ढूंढनी चाहिए? जिन वू का पैर एक पल में हिल गया और उसने कांग ताई-सिक के पैर पर जोर से प्रहार किया। चैप्टर 33, अध्याय 33। कांग ताई-सिक केवल खंजर पर ध्यान दे रहा था, इसलिए वह अपने पैर से उठने वाले दर्द से वास्तव में स्तब्ध हो गया, जिससे उसे जल्दी से पीछे हटना पड़ा। जिन वू ने यह अवसर नहीं छोड़ा। कौशल डैश सक्रिय कर दिया गया है। आपकी गति 30% बढ़ गई है। इसके सक्रियण के दौरान प्रत्येक मिनट में 1 मन खर्च किया जाएगा। जिन वू तेजी से अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया। कांग ताई-सिक की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। वह और तेज हो गया। जिन वू पहले से ही उच्च स्तर की चुस्त हरकतें प्रदर्शित कर रहा था, लेकिन अब वह और भी तेज हो गया था। कांग ताई-सिक को यह काफी भटकाव वाला लगा। जिन वू ने पलक झपकते ही दूरी को खत्म कर दिया और कसाका के अपने जहर के दांत को कांग ताई-सिक की जांघ पर गाड़ दिया। उसने वहां सटीक निशाना लगाया क्योंकि कांग ताई-सिक का ध्यान केवल अपने ऊपरी शरीर की रक्षा पर था। प्रभाव पक्षाघात सक्रिय कर दिया गया है। लक्ष्य के उच्च प्रतिरोध के कारण प्रभाव रद्द कर दिया गया है। प्रभाव रक्तस्राव सक्रिय कर दिया गया है। लक्ष्य की सहनशक्ति 1% प्रति सेकंड कम हो जाएगी। कसाका खंजर के अतिरिक्त प्रभाव भी प्रभावी हुए। ये थोड़ा अफसोस की बात थी कि पैरालिसिस काम नहीं कर सका, लेकिन फिर भी ये लड़ाई थोड़ी आसान हो गई थी। हालांकि कांग ताई-सिक स्वयं एक उच्च श्रेणी का शिकारी था, इसलिए उसके प्रतिरोध का उपहास करने जैसी कोई बात नहीं थी। उसके खंजर ने जिन वू के महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाया और अंदर लगता रहा। जिन वू ने केवल एक बाल की चौड़ाई से ब्लेड को चकमा दिया और कांग ताई-सिक के महत्वपूर्ण स्थानों पर भी हमला किया।
भले ही उसकी जांघ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, काहंग ताएसिक ने एक अनुभवी शिकारी की तरह जिनवू के हमलों के खिलाफ शांति से बचाव किया। दोनों पुरुषों के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें बन गईं। हमारी गति लगभग समान है। हम एक ही गति से आगे बढ़ रहे हैं। दो आदमी मन ही मन एक दूसरे की फुर्तीले हरकतों की प्रशंसा कर रहे थे और बेहद करीब चाकूबाजी का चकाचौंध प्रदर्शन करते हुए आपस में भिड़ते रहे। कई शक्तिशाली हमले, जिनमें से प्रत्येक हमला होने पर इस लड़ाई को समाप्त करने में सक्षम था, बिना आराम किए आदान प्रदान किया गया। ये वास्तव में एक डरावनी और मनोरंजक लड़ाई थी जिसने दर्शकों का खून ठंडा कर दिया। मुझे किसी भी तरह इस गतिरोध को तोड़ना होगा। जिनवू ने अपनी आंखों में ताकत इकट्ठी कर ली। कौशल डराना सक्रिय कर दिया गया है। जैसे ही उसकी नजरें जिनवू से मिली, काहंग ताएसिक किसी कारण से थोड़ा झेप गया। वह क्या था? प्रभाव, भय सक्रिय कर दिया गया है। लक्ष्य के सभी आंकड़े 1 मिनट के लिए 50% कम हो जाएंगे। इसने काम किया। जिनवू को पता था कि वह अब जीत गया है। दूसरी ओर काहंग ताएसिक की आंखों में एक छोटा सा भूकंप आया। मेरा शरीर कैसा है? जिनवू की नजर से मिलने के बाद उसका शरीर इतना भारी लग रहा था मानो वह गहरे पानी में या किसी और चीज में लड़खड़ा रहा हो। उसकी विश्वसनीय गति भी कम होने लगी। काहंग ताएसिक के शरीर पर घाव एक एक करके तेजी से बढ़ते गए। ये संभव नहीं है। काहंग ताएसिक के विचार भ्रमित और अस्त व्यस्त हो गए। निस्संदेह यह एक निराशाजनक प्रभाव था, लेकिन उसने कभी ऐसे मामले के बारे में नहीं सुना था जहां एक हत्यारा वर्ग दिव्य जादू का उपयोग करने में सक्षम था। हत्या करना तो उसकी विशेषता नहीं थी। यदि ऐसा था तो उसकी उन्मत्त गति का क्या कारण था? हालांकि काहंग ताएसिक ने अपने विचारों की श्रृंखला को वहीं रोक दिया था। उसकी उलझन तेजी से घबराहट में बदल गई थी, क्योंकि उसने जिनवू को अचानक तेजी से करीब आते देखा था। काहंग ताएसिक ने जल्दी से जिनवू की आंखों पर निशाना साधा। जिनवू ने तुरंत अपना सिर दूर झुका लिया, लेकिन खंजर फिर भी उसके गाल को छूने में कामयाब रहा। निस्संदेह वह जानता था कि उसे कम से कम इतनी या इससे भी बुरी चोट पहुंचेगी। उस निर्णायक प्रहार को अंजाम देने के लिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। काहंग ताएसिक की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। जिनवू काहंग ताएसिक की छाती के करीब पहुंचने में सफल रहा और कासाका के जहर से काहंग ताएसिक पर वार कर दिया। काहंग ताएसिक की आंखें चौड़ी हो गईं। दोनों व्यक्तियों को उसी क्षण तुरंत पता चल गया। उसे एक चाल से सचमुच विजेता का फैसला हो गया था। काहंग ताएसिक के मुंह में लाल रंग का खून जमा हो गया। यह उसकी छाती से निकल रहा था। जैसे ही उसके होठों के किनारे से खून रिसने लगा, काहंग ताएसिक ने मुस्कुराहट छोड़ दी। वास्तव में एक निम्न रैंक डी कालकोठरी के अंदर एक पुनः जागृत शिकारी से मिलना। काहंग ताएसिक के हाथ में मौजूद खंजर फर्श पर गिर गया। वह जोर जोर से हौंफता रहा और उसने अपना सिर करीब झुकाया और जिनवू के कान में कुछ फुसफुसाया। काहंग ताएसिक की छाती से खंजर निकालने से पहले जिनवू ने चुपचाप उन आखिरी शब्दों को सुना। जैसे कोई पोशाक कपड़े के हैंगर से फिसल रही हो, काहंग ताएसिक बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ा। रिंग बजी। आपने आपातकालीन क्वेस्ट सभी दुश्मनों को मार डालो पूरा कर लिया है। अपेक्षित संदेश तो आए, लेकिन जिनवू की अभिव्यक्ति इतनी अच्छी नहीं थी। पिछली बार की तरह किसी को मारने का स्वाद कड़वा ही रहा और इसमें ज्यादा खुशी महसूस करने जैसी कोई बात नहीं थी। भले ही दूसरे व्यक्ति ने पहले हमला किया और इस लड़ाई की शुरुआत की। समापन पुरस्कार अब उपलब्ध है। क्या आप पुरस्कारों की पुष्टि करना चाहेंगे? हाँ या नहीं? यदि कोई पुरस्कार नहीं होता तो ये हानि की स्थिति का एक नरक होता। जिनवू ने उस विचारधारा से खुद को सांत्वना दी और पुरस्कारों की पुष्टि की। रिंग बजी। निम्नलिखित पुरस्कार उपलब्ध हैं। इनाम 1, 5 अतिरिक्त स्टेट अंक। जिनवू ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति बनाई। प्रस्ताव पर इनाम हवांग डोंग सेओक और उसके गुंडों से लड़ने की तुलना में बहुत कम था, लेकिन इस बार यह कहीं अधिक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि क्या इसका मतलब यह है कि दुश्मनों की संख्या प्रतिद्वंद्वी के कौशल से अधिक महत्वपूर्ण थी, या क्या कुछ और था जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था? जिनवू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। यहीं पर जिनवू ने अपनी निगाहें नीची की और कुछ अजीब सा देखा। काहंग ताएसिक की लाश पर एक सिक्के के बराबर टिमटिमाती रोशनी का एक धब्बा चमक रहा था। जिनवू की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। बिल्कुल नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? हालांकि वह शायद ही इस पर विश्वास कर सका, लेकिन वह रोशनी तत्काल कालकोठरियों से मृत राक्षसों पर मिली लूट से उत्सर्जित रोशनी के समान ही लग रही थी। उस प्रकाश ने गेज से एक राक्षस के अंदर जादुई क्रिस्टल की स्थिति का भी संकेत दिया, लेकिन अब मृत काहंग ताएसिक ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। इसका अर्थ क्या है?
जिन वू ने अपने कांपते दिल को शांत किया और चुपचाप काहंग ताइसिक के सीने के क्षेत्र की ओर पहुंचा जहां से वह टिमटिमाती रोशनी आ रही थी। रिंग बजी। दरअसल वह अभी चीजें नहीं देख रहा था। आपने रून स्टोन स्टील तक की खोज की है। इसे लें। एक रून पत्थर। क्या आप उस रून पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं? उसका दिल पहले से भी अधिक जोर से धड़कने लगा। काहंग ताइसिक द्वारा इस्तेमाल किया गया कौशल अब रून पत्थर बन गया था और उसके शरीर पर खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। गायब एक दुर्लभ कौशल था जिसका उपयोग केवल कुछ चुनिंदा शिकारी ही कर सकते थे। यदि यह संदेश वास्तव में उन रून स्टोन्स के बारे में बात कर रहा था जिन्हें वह जानता था। इसे हासिल करो। अचानक सतह पर खुदे हुए रहस्यमय रूनिक अक्षरों वाली एक छोटी सी चट्टान उसके हाथ में दिखाई दी। रून स्टोन गायब। आप इस रून पत्थर को तोड़कर कौशल को प्राप्त कर सकते हैं। पत्थर तोड़कर कौशल प्राप्त करना। जैसा कि विवरण में कहा गया है, ये चट्टान निश्चित रूप से एक रून पत्थर थी। इसे तोड़कर वह अब से स्टीलथ का उपयोग करने में सक्षम होगा। उसने अब तक किसी ऐसे रून स्टोन के बारे में नहीं सुना था जो स्टीलथ का उपयोग करना सिखाता हो और उसे बिक्री के लिए रखा गया हो। इसलिए यह अनुमान लगाना असंभव था कि बाजार में इस छोटे रून स्टोन की कीमत कितनी होगी। तभी उसने अपने पीछे से दो लोगों की आवाज सुनी। मिस्टर सियोंग, क्या आप ठीक हैं? जिन वू ने रून स्टोन को अपनी जेब के अंदर छिपा लिया और घूम गया। और उसने पाया कि सोनची येउल और ये जू हुई अविश्वास से भरी आंखों से उसे घूरने में व्यस्त थे। रैंकी हंटर जिनवू, जो रैंक डी कालकोठरी में ऐसे संघर्ष करता था जैसे कि कल है ही नहीं, उसने रैंक बी हंटर काहंग ताइसिक को हरा दिया। एक गैर लड़ाकू वर्ग के रूप में ये जू हुई को यह नहीं पता था, लेकिन रैंक सी सोनची येउल अच्छी तरह से जानता था कि यह धारणा कितनी अविश्वसनीय रूप से पागल थी। जिन वू ने अपनी उपस्थिति की जांच की। हाँ, मैं ठीक हूँ। सामान्य दृष्टि से देखने पर वह बिल्कुल ठीक था। उसे कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया तो उसकी ठुड्डी के आसपास जमा हुआ खून नीचे टपकने लगा। उसने तुरंत अपने गाल को छुआ और पाया कि पहले जो कट लगा था उससे अब खून बह रहा था। मुझे इसे आपके लिए ठीक करने दीजिए। 1 या 2 सेकंड के लिए एक नीली रोशनी जू हुई की उंगलियों के चारों ओर नाचने लगी, इससे पहले कि वह छोटा सा कट दृश्य से गायब हो गया। वह पुष्टि थी, रैंक ई ने बिना किसी चोट के रैंक बी को सफलतापूर्वक हरा दिया था। यहाँ जो दो लोग जिन वू को जानते थे, उनके लिए इस तथ्य के बजाय कि एक रैंक बी हंटर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, ये तथ्य था कि उनसे पहले के युवाओं ने उक्त हंटर को हरा दिया था जिसने उन्हें सबसे अधिक चौंका दिया था। सोनची येउल अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। बेशक जिन वू को पता था कि सोनची येउल और जू हुई यहाँ क्या कहना चाहते थे, इसीलिए उसने सबसे पहले अपना मुंह खोला। मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। सही समय आने पर मैं तुम दोनों को सब कुछ बताऊंगा, इसलिए कृपया फिलहाल मुझसे कुछ भी न पूछें। जब जिन वू ने गंभीर स्वर में अनुरोध किया तो जू हुई ने पहले अपना सिर हिलाया। आखिरकार सोनची येउल ने भी सिर हिलाया। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपके पास अपने कारण होने चाहिए। मैं समझता हूं, नवयुवक। जिन वू ने फिर अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां बॉस था। हालांकि स्थिति कुछ हद तक जटिल हो गई थी, लेकिन बॉस को मारने की उसकी योजना नहीं बदली थी। वह चाहता था कि यदि संभव हो तो वह अकेले ही बॉस को मार डाले। इसके अलावा एक और चीज थी जो उसे करनी थी, जिसका मतलब था कि ये दोनों यहां नहीं हो सकते थे। जिन वू ने पीछे मुड़कर सोनची येउल की ओर देखा। यहां जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि अब इस छापेमारी को जारी रखना असंभव है। फिलहाल आप दोनों को कालकोठरी छोड़ देनी चाहिए और एसोसिएशन से संपर्क करना चाहिए। मैं यहीं रहूंगा और अन्य बचे लोगों की तलाश करूंगा। सोनची येउल को तुरंत एहसास हुआ कि जिन वू क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह अकेले ही गेट बंद कर देगा। यहां तक कि वृद्ध व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी ऐसा करने से कम संदेह सुनिश्चित होगा। यह एक अच्छा विचार होगा। मिस जू हुई, आइए पहले आगे बढ़ें। सोनची येउल की सिफारिश सुनकर जू हुई झिझकी, लेकिन फिर वह जल्दी से जिन वू की ओर भागी। आप हमारी डिनर डेट के बारे में नहीं भूले हैं, है ना? जिन वू धीरे से मुस्कुराया। उस मामले में आप उस वादे का सम्मान करते हैं, ठीक है। मैं बाहर इंतजार कर रही हूंगी। जिन वू ने अपना सिर हिलाया और इससे उसे बहुत आराम मिला होगा क्योंकि वह बिना कुछ कहे एक कदम पीछे हट गई। कालकोठरी से भागते समय भी वह कई बार अपने पीछे देखती रही। जिन वू ने तभी आह भरी जब दो लोगों की परछाइयां हमेशा के लिए दूर हो गईं। और वह वास्तव में यथासंभव लंबे समय तक छिपना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसका पता चल गया। वहां 2 चश्मदीद गवाह थे, इसलिए अब इस बारे में बात करना असंभव था। ऐसा नहीं है कि मैं जू हुई या मिस्टर सोंग को भी धमकी दे सकता हूं।
रैंक बी को मारना आत्मरक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। उसके 2 चश्मदीद गवाह थे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। असली मुद्दा ये होगा कि एक रैंकी रैंक बी को मारने में कैसे कामयाब रहा। मुझे लगता है कि पुनः जागृत होना सबसे प्रशंसनीय बहाना है। फिर उसने उसी के साथ जाने का फैसला किया। वह स्वयं को पुनः जागृत शिकारी के रूप में प्रकट करेगा और पुनः नियुक्ति परीक्षा देगा। अगर वह उन्हें सिस्टम या लेवलिंग और अन्य सभी चीजों के बारे में बताता तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता। वैसे भी उसके पास उस जानकारी को स्वेच्छा से प्रकट करने का कोई कारण नहीं था। जब उसने पुनः असाइनमेंट परीक्षण से गुजरने का फैसला किया तो उसे एक तरफ राहत महसूस हुई और दूसरी तरफ थोड़ी निराशा भी महसूस हुई। और मैं यहाँ था और भी मजबूत होने के बाद ही परीक्षण करने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन कब से दुनिया आपकी इच्छानुसार चलने लगी, अब वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। मुझे आश्चर्य है मेरी नई रैंक कितनी ऊंची होगी। चूंकि वह काहंग ताइसिक के साथ बराबरी पर लड़ा था, क्या वह इस समय रैंक बी हंटर से थोड़ा अधिक मजबूत था? उसने सोचा कि वह अब वास्तव में मजबूत हो गया है, लेकिन जैसा कि यह निकला, वे उच्च रैंकिंग शिकारी बी से शुरू होकर एस तक वास्तव में सभी अजीब अस्तित्व थे जो उसकी कल्पनाओं से कहीं अधिक थे। ओह ठीक है, जब मैं यहां से निकल जाऊंगा तो भविष्य के बारे में सोचूंगा। फिलहाल उसे पहले बॉस से छुटकारा पाना था। वह कालकोठरी जो रैंक डी के बराबर जादुई ऊर्जा तरंगे उत्सर्जित करती थी, उसके अंदर केवल रैंक ई गोबलिन का एक समूह था। उस मामले में इस बात की अच्छी संभावना थी कि जादुई ऊर्जा तरंग वास्तव में केवल बॉस से आ रही थी। ऐसे बॉस को एक स्तर ऊपर जाने के लिए पर्याप्त अनुभव अंक देने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, कुछ और भी था जिसकी वह पहले पुष्टि कर ले तो बेहतर होगा। जिन वू ने अपनी धारणा को सीमा तक बढ़ाया और कालकोठरी के भीतर मौजूद सभी आभाओं पर ध्यान से काम किया। जिन वू ने अपनी नई मंजिल के लिए जाना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे किम सांग सिक और दूसरे हंटर की ठंडी लाशें मिली। यह एक उच्च पदस्थ शिकारी की शक्ति थी। यदि ऐसा शिकारी वास्तव में चाहता तो पलक झपकते ही कुछ निचले रैंक के शिकारियों को मार गिराया जा सकता था। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, जिन वू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। अध्याय 34 चैप्टर 34। थोड़ी देर बाद जिन वू ने पाया कि एक अकेला अपराधी उससे बहुत दूर जमीन पर संघर्ष कर रहा है। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। यह वैसा ही था जैसा काहंग ताइसिक ने अपनी अंतिम सांस से ठीक पहले कहा था। मैंने बलात्कारी को यहां से ज्यादा दूर नहीं बांधा है। पीड़िता के पिता ने मुझसे कहा था कि उसे कुछ समय के लिए कष्ट दिया जाए, इसलिए मैं उसे अंतिम बार ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। काहंग ताइसिक ने उन शब्दों के बाद सांस लेना बंद कर दिया। जिन वू को देखने के बाद दोषी और भी अधिक संघर्ष करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह जल्द से जल्द मुक्त होने के लिए कह रहा हो। अब जब जिन वू ने करीब से देखा तो यह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने पहले जू हुई पर गंदी आंख मारी थी। जैसे ही जिन वू ने दोषी के मुंह से कपड़ा हटाया, उसने जोर जोर से सांस अंदर बाहर की और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह उस पागल बदमाश काहंग ताइसिक ने सभी को मार डाला। उसने सबको मार डाला। क्या बकवास है? क्या वह चला गया? तुम्हारे कपड़ों पर खून है। क्या तुमने भी उससे सामना किया? जिन वू ने कोई उत्तर नहीं दिया और सीधे सामने देखने के लिए अपना सिर उठाया। उस ओर जहां बॉस था, दोषी के शब्द बड़ी तत्परता से निकले। पहले मुझे खोलो, जल्दी करो। काहंग ताइसिक के आने से पहले हमें भाग जाना होगा। भगवान ऐसा करो। रस्सियों में किसी प्रकार की जादुई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और मैं उन्हें तोड़ नहीं सकता। आपके पास किसी प्रकार का हथियार है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? जब एसोसिएशन के एक निचले फीडर हंटर ने उसे नजरअंदाज करना जारी रखा तो दोषी यह भूल गया कि वह किस स्थिति में था और असंतोष में डूबना शुरू कर दिया। तब तक अभिव्यक्तिहीन रहकर जिन वू ने अंततः अपना मुंह खोला। बॉस को बिल्कुल आगे रहना चाहिए। क्या? दोषी के चेहरे पर एक भ्रमित प्रश्नवाचक भाव तैर गया। ऐसा महसूस होता है कि यह नियमित रैंक डिंगोन बॉस से भी थोड़ा अधिक मजबूत है। मैं वास्तव में इसके आक्रमण पैटर्न के बारे में जानने को उत्सुक हो रहा हूं। आप देखिए। दोषी ने उन शब्दों को सुना और अपना आपा खो दिया और अपनी तीव्र आवाज में दहाड़ने लगा। आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? जिन वो शांति से वही कहता रहा जो वह कहना चाहता था। हालांकि इन सब से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। तुम्हें वह लड़की याद है जिसका तुमने पहले बलात्कार किया था? क्या? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप पीड़िता के परिवार के सदस्य हैं। जिन वू की भौहें कांप उठी। अभी अभी इस आदमी ने हाँ या ना में उत्तर देने के बजाय पूछा, कौन सी? मतलब उसने एक या दो लड़कियों से ज्यादा को अच्छा नुकसान पहुंचाया था।
शिकारियों के पास असाधारण ताकत होती थी, इसलिए यदि वे चाहें तो किसी भी समय एक भयानक राक्षस बन सकते थे। और इस बदमाश ने उस ताकत का इस्तेमाल अब तक महिलाओं का उल्लंघन करने के लिए किया। इससे जिन वू का मन बन गया। उसने उदासीनता से अपराधी की ओर देखा और बोला, अब मुझे पता है तो वह बात है। इससे पहले कि दोषी और अधिक बकवास बोलता, जिन वू ने तेजी से उस बदमाश का मुंह फिर से बंद कर दिया। फिर वह अपराधी को टखनों से धीरे धीरे बॉस के कमरे की ओर खींचने लगा। घसीटे जाने के कारण दोषी ने और भी अधिक संघर्ष किया। उसकी दोनों खुली हुई आंखें अब पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी थीं। अपराधी के हताश संघर्ष से जरा भी विचलित नहीं हुआ। जिन वू ने उसे सफलतापूर्वक बॉस के कमरे में खींच लिया। और बॉस के कमरे के अंदर हॉबगोब्लिन्स का एक बड़ा समूह उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। इन राक्षसों ने कथित तौर पर मानव अंतड़ियों पर नाश्ता करने का आनंद लिया। जाहिर तौर पर दोषी को आखिरकार एहसास हुआ कि जिन वू यहाँ क्या करने की योजना बना रहा था। हॉबगोब्लिन्स के समूह को देखकर वह चिल्लाया और अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगा। नीले अपराधी की पैंट भी पीले रंग में रंगी जाने लगी। जिन वू ने एक गहरी सांस ली और उसने इंतजार कर रहे हॉबगोब्लिन्स के बीच दोषी को फंसा दिया। एक ताजा जीवित शिकार की गंध पाकर हॉबगोब्लिन्स ने एक ही बार में दोषी पर हमला कर दिया और उसके पेट को फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही दोषी ने जोर जोर से संघर्ष किया और छटपटाया, उसकी आंखों की नसें एक एक करके फट गईं, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। हालांकि अपराधी धीरे धीरे अपनी चेतना खो बैठा, हॉबगोब्लिन्स ने लालच और बेचैनी से उसे परेशान किया। घृणित राक्षसों द्वारा जिंदा निगल लिया जाना कैसा लगेगा। जिन वू ने बॉस की तलाश करते हुए कमरे के अंदरूनी हिस्से को तेजी से खंगाला और भौंचक्का रह गया। वहां है एक विशाल हॉबगोब्लिन, निश्चित रूप से इस कालकोठरी का बॉस रूम के दूसरी ओर अहंकार पूर्वक बैठा था। अपने अधीनस्थों के ताजे शिकार में व्यस्त होने के कारण बॉस के आसपास कोई भी रक्षक नहीं था, जिसका मतलब था कि यह एकदम सही मौका था। जिन वू तुरंत पलक झपकते ही हॉबगोब्लिन से आगे निकल गया और बॉस के सामने पहुंच गया। आश्चर्यचकित हॉबगोब्लिन बॉस तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कार्रवाई पूरी कर पाता, उसका सिर गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। रिंग बजी। आपने इस कालकोठरी के मालिक को मार डाला है। लेवल अप। एक सेकंड रुको। बॉस का सिर काटने के बाद ही जिन वू को रून स्टोन के अस्तित्व की याद आई। उन्हें चारा देकर बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं बस गायब कौशल सीख सकता था और चुपचाप करीब आ सकता था। जिन वू ने दोषी के बचे हुए हिस्से पर अपनी निगाहें घुमाई और अपनी जीभ पर क्लिक किया। निस्संदेह उसे वहां उस बदमाश के प्रति कोई सहानुभूति महसूस नहीं हो रही थी। खैर जो भी हो, किसी भी स्थिति में उसकी योजना सफल रही। भ्रमित और नेतृत्वहीन हॉबगोब्लिन के समूह से निपटना मुश्किल नहीं था। हॉबगोब्लिन्स जिन वू से बचने की कोशिश में इधर उधर भागे, लेकिन जल्द ही सभी को शिकार बना लिया गया। जब उसने आखिरी को मार डाला तो एक और अच्छा संदेश उसके सामने आया। लेवल अप। ये फिर से उठ गया। दिन भर की मेहनत का यह अप्रत्याशित इनाम उसकी झोली में गिरने के बाद उसकी अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। जिन वू ने कसाका के जहर से सारा खून साफ कर दिया और हॉबगोब्लिन्स से निकाले गए सभी जादुई क्रिस्टल के साथ अपनी स्टेटस विंडो को बुलाने से पहले उन्हें अपनी इन्वेंटरी के अंदर संग्रहित कर लिया। रिंग बजी। नाम सियोंग जिन वू। लेवल 27। कक्षा कोई नहीं। शीर्षक भेड़ियों का वध करने वाला। HP 5114। MP 548। थकान 0। आंकड़े। ताकत 72। सहन शक्ति 43। एजिलिटी 82। बुद्धि 39। धारणा 69। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 5। शारीरिक क्षति में कमी 20%। कौशल निष्क्रिय कौशल। अज्ञात LV। अधिकतम शारीरिक LV 1। सक्रिय कौशल -LV 1। डराना LV 1। सुसज्जित वस्तुएं। द्वारपाल का हार A। इससे पहले कि वह ये जानता, उसका स्तर लगभग 30 अंक के करीब था। प्रवेश द्वार के पास कमजोर गोबलिनों का शिकार करने के समय जिन वू को इस कालकोठरी से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन ठीक है, उसने हॉबगोब्लिन बॉस को मारकर एक स्तर ऊपर उठाया और फिर हॉबगोब्लिन के अधीनस्थों में से हर एक का शिकार करके एक और स्तर हासिल किया। इतने कम समय में उसका लेवल 2 बढ़ गया। यह उसके लिए कितना भाग्यशाली दिन था। बॉस के कमरे में हर एक मजबूत राक्षस और सभी मौजूद थे। थोड़ा यहीं रुको, इसे सौभाग्य कहना कुछ ज्यादा है। 3 अलग अलग रास्ते और बॉस रूम की कठिनाई। यदि निम्न श्रेणी के शिकारी कमजोर गोबलिनों का शिकार करने के बाद बहुत अधिक अहंकारी हो गए और अहंकारपूर्वक बॉस के कमरे में कदम रखा, तो इन सभी हॉबगोब्लिन की उपस्थिति से उन्हें एक गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता था।
गोबलिन के विपरीत हॉबगोबलिन मुकाबला करने के लिए काफी कठिन राक्षस थे। हॉबगोबलिन के राक्षसों से भरी कालकोठरियों में दिखाई देने के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन खैर, हॉबगोब्लिन्स के इतने बड़े समूह को एक ही स्थान पर देखना अभी भी बहुत दुर्लभ था, जैसा कि इस कालकोठरी के मामले में था। वास्तव में अब ये भविष्यवाणी करना बिल्कुल असंभव था कि कालकोठरी के अंदर क्या हो सकता है। किसी का भाग्यशाली दिन किसी और के सबसे बुरे सपने में बदल सकता है। इस स्थान पर किसी के पास एकमात्र सुरक्षा उसकी अपनी शक्ति ही थी। यही कारण है कि जिन वो मजबूत होना चाहता था। कालकोठरी के अंदर जीवित रहना एक बात थी, लेकिन क्या होगा अगर अस्पताल के पास जहां उसकी मां रह रही थी, कालकोठरी तोड़ दी जाए? क्या होगा यदि सड़क पर चलते समय किसी राक्षस ने उस पर चुपचाप हमला कर दिया? नहीं, राक्षस ही चिंता की एकमात्र समस्या नहीं होंगी। शिकारी भी उतने ही खतरनाक अस्तित्व में थे जितने स्वयं राक्षस। भले ही विभिन्न संगठन उन्हें प्रबंधित करने का प्रयास कर रहे हों, फिर भी हमेशा एक सीमा होगी। वास्तव में उसे अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक शक्ति की आवश्यकता थी। एक शिकारी कितना शक्तिशाली बन सकता है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। हालांकि खुद के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी। सैद्धांतिक रूप से वह अनिश्चित काल तक मजबूत हो सकता है, जब तक कि उसके आंकड़े बढ़ते हैं और उसे पहनने के लिए सही प्रकार के उपकरण मिलते हैं। और आज उसके शस्त्रागार में मजबूत होने का एक और तरीका जुड़ गया था। यह कोई और नहीं बल्कि रून स्टोन्स थे। जिन वू ने अपनी जेब से रून स्टोन निकाला। अन्य वस्तुओं की तरह पत्थर पर जानकारी होलोग्राम प्रक्षेपण की तरह तैरती रही। रून स्टोन गायब। आप इस रून पत्थर को तोड़कर कौशल को आत्मसात कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते थे, उनके लिए यह चीज सतह पर खुदे हुए अजीब अक्षरों वाले एक छोटे कंकड़ के रूप में सामने आती, लेकिन यदि आप एक शिकारी होते, तो आप पागलों की तरह लार टपकाते रहते, चाहे आपकी रैंक कुछ भी हो। उच्च रैंक वाले शिकारियों ने इसे अपने लिए इस्तेमाल किया होगा, जबकि निचले रैंक वाले शिकारियों ने इसे उच्च रैंक वाले शिकारियों को बेच दिया होगा। और दुर्लभ कौशल से युक्त एक रून स्टोन, जैसे कि गायब कौशल वाला ये पत्थर, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त कर सकता था। जब नीलामी में रखा जाता है, तो इस विशेष पत्थर को कम से कम कुछ अरब वॉन मिलना चाहिए, और जब काले बाजार के माध्यम से बेचा जाता है, तो उससे कई गुना अधिक। केवल एक ही कारण था कि काले बाजार में यह अधिक महंगा होगा, क्योंकि किसने कितने पैसे से क्या खरीदा, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होगा। इसीलिए एक छिपा हुआ कौशल रखना एक और अधिक शक्तिशाली हथियार रखने के समान है। ठीक उसी तरह जैसे काहंग ताइसिक अपने गुप्त कौशल को छिपा रहा था। यदि यह उसकी उच्च धारणा वाली स्थिति के लिए नहीं होता, तो जिन वो निश्चित रूप से मारा गया होता। ये सोचकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आइए इसे बेचने के बारे में भूल जाएं। मैं बाद में हमेशा पैसा कमा सकता हूं। वह अभी पैसों के प्रलोभन में नहीं पड़ेगा। आखिरकार उसकी वर्तमान प्राथमिकता पहले से कहीं अधिक मजबूत बनने की थी। ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये दुर्लभ स्टील था कौशल भविष्य में कितना उपयोगी साबित होगा। और सोचने के लिए ये छोटा सा पत्थर कई घरों के लायक है, कई इमारतों के बराबर भी। फिर भी जिन वू ने तुरंत कुछ ऐसा किया जिसे करने के बारे में उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब उसने अपना हाथ कसकर दबाया, तो रून स्टोन बिना अधिक प्रतिरोध के टुकड़ों में बिखर गया। रून पत्थर की दरारों से एक लाल आभा बाहर निकली और धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई। ये लगभग वैसा ही था जैसा उपचार जादू के प्रभाव प्राप्त करते समय था। केवल रंग ही गलत था, नीला नहीं बल्कि लाल। किसी भी मामले में यह कोई बुरी अनुभूति नहीं थी। उसके चारों ओर घूमती हुई लाल आभा उसकी नाक के माध्यम से आसानी से प्रवेश कर गई और उसके फेफड़ों में समा गई। तुरंत उसे अपने अंदर एक अज्ञात शक्ति का आभास हुआ। कुछ ही देर बाद एक परिचित यांत्रिक बीप भी बज उठी। रिंग बजी। आपने कौशल गायब सीखा है। अब आप कौशल गायब का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, वह कौशल को सफलतापूर्वक आत्मसात करने में कामयाब रहा। वह काफी घबराया हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि किसी कौशल को सीखने के लिए रून स्टोन का उपयोग करने का यह उसका पहला मौका था, लेकिन पूरी प्रक्रिया अप्रत्याशित रूप से त्वरित और सरल हो गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब स्टील्थ का उपयोग कर सकता हूं? एक दुर्लभ कौशल सीखने के बाद उपलब्धि की भावना से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खैर, बुद्धिमान बुजुर्गों ने कहा कि देखना ही विश्वास करना है, इसलिए जिन वू ने तुरंत अपना नया कौशल सक्रिय कर दिया। गायब। जैसे ही उसने इसे सक्रिय करने के बारे में सोचना समाप्त किया, उसका शरीर उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। उसकी उंगलियों से लेकर पैर की उंगलियों तक उसका हर हिस्सा पारदर्शी हो गया। ये कैसा अजीब एहसास था, अपने ही हाथों को अपनी आंखों के सामने न देख पाना। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा?
चूंकि उसने इसके बारे में सोचा था, जिनवू ने पुष्टि करने के लिए तुरंत इन्वेंटरी से अपना खंजर बुलाया। तभी उसे अपने हाथ में कुछ पकड़ने का एहसास हुआ। हालांकि रहस्यमय ढंग से वह इसे महसूस कर सकता था, लेकिन इसे देख नहीं सका। आशा के अनुसार जिस चाकू को काहंग ताएसिक अपने साथ लेकर घूम रहा था, उसी तरह गायब कौशल को उसके कसाका के जहर फैंग पर भी लागू किया गया था। जैसा कि उसने सोचा था, ऐसा नहीं था कि काहंग ताएसिक का हथियार अजीब था, बल्कि यह केवल इस कौशल की शक्ति थी। मुझे आश्चर्य है, ये कौशल कितनी दूर तक कवर करता है। अध्याय 35, चैप्टर 35। जिनवू ने जमीन से एक कंकड़ उठाया और वह भी नजरों से ओझल हो गया। क्या मैं भी इसके साथ ऐसा कर सकता हूँ? वह और भी उत्सुक हो गया, इसलिए वह आगे बढ़ा और मृत हॉबगोब्लिन के कंधे को छुआ, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा कि इस कौशल की निश्चित रूप से एक सीमा थी। कम से कम अब उसे यकीन हो गया था कि उसके पहने हुए कपड़े और उसके हाथ में पकड़ी गई वस्तुएं उसके कौशल से प्रभावित होंगी। ये ठीक तभी हुआ। आपका सारा एमपी समाप्त हो गया है और कौशल स्टील्थ निष्क्रिय हो जाएगा। अचानक गायब पूर्ववत हो गया। लेकिन ये केवल कुछ सेकंड ही हुआ है। यद्यपि जिनवू अपने शरीर को इधर उधर हिला रहा था, खुद को ढके हुए होने की स्थिति से परिचित कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौशल अपने आप ही खत्म हो जाने के बाद उसने जल्दी से कौशल सूची बुलाए और घबराहट भरी दृष्टि से विवरण की पुष्टि की। कौशल निष्क्रिय कौशल, अज्ञात एलवी, अधिकतम शारीरिक एलवी 1, सक्रिय कौशल डैश एलवी 1, डराना एलवी 1, गायब एलवी 1। उसने स्टील्थ कौशल के बारे में जानकारी मांगी थी। प्रासंगिक शब्द तुरंत उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। रिंग बजी। कौशल छुपके एलवी 1, सक्रिय कौशल सक्रिय करने के लिए एमपी आवश्यक है 200। साथ ही शरीर को ढकता है और कौशल धारक के सभी निशान छुपाता है। इसके एक्टिवेशन के दौरान हर सेकंड 10 मन खर्च होंगे। उसे सक्रिय करने के लिए 200 एमपी की आवश्यकता थी और आगे प्रत्येक सेकंड में 10 मन खर्च होंगे। एमपी 7/548। 7 का उसका शेष एमपी उसकी आंखों में काफी दयनीय लग रहा था। ये वास्तव में सब खर्च हो गया है। वर्तमान में वह एमपी की अधिकतम मात्रा लगभग 550 के आसपास संग्रहित कर सकता था। यदि वह एक बार स्टील्थ कौशल को सक्रिय कर लेता, तो वह लगभग 35 सेकंड के लिए गुप्त स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होता। लेकिन यदि वह अन्य कौशल का उपयोग करता, तो उसे पूरे 35 सेकंड भी नहीं मिलते। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो काहंग ताएसिक ने भी अपना स्टेल्थ बहुत जल्दी रद्द कर दिया। उसने ऐसा गलती से नहीं किया, जैसा कि बाद में हुआ। यदि काहंग ताएसिक जैसा उच्च श्रेणी का शिकारी लंबे समय तक कौशल को जारी नहीं रख सका, तो इसका मतलब है कि निचली श्रेणी के शिकारी भी इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। मेरा एमपी यहां मुद्दा है। अब तक उसने अपने सभी स्टेट पॉइंट इंटेलिजेंस के अलावा हर स्टेट पर निवेश किए थे, और ऐसा करने से एक बार भी उनका एमपी मूल्य नहीं बढ़ा। दूसरे शब्दों में, उसे अब इंटेलिजेंस स्टेट भी बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं ऐसा करूं। फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि अपनी मेहनत से कमाए गए स्टेट पॉइंट्स को गैर लड़ाकू संबंधित स्टेट पर निवेश करना एक बर्बादी जैसा था, ताकि वह कुछ सेकंड के लिए एक कौशल का उपयोग कर सके। अन्य आंकड़ों की तुलना में इंटेलिजेंस की दक्षता बहुत कम है। ताकत, सहनशक्ति, एजिलिटी और धारणा। उसने व्यक्तिगत रूप से उन 4 स्टैट्स के प्रभाव को बढ़ते हुए महसूस किया था। जैसे जैसे उनका मूल्य बढ़ता गया, वह शारीरिक रूप से और अधिक मजबूत होता गया। एकमात्र स्थिति ये थी कि वह अपने अंदर होने वाले किसी भी ठोस परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका। यह इंटेलिजेंस था, हालांकि यह अब थोड़ा ऊपर चढ़ गया था। मेरा मतलब है, जब मैं लेवल 1 था तब की तुलना में अब ये लगभग 4 गुना अधिक है। यदि वह वास्तव में चारों ओर खोज करे और अंतर ढूंढे, तो यह उसका बढ़ा हुआ एमपी मूल्य होगा। सचमुच बस इतना ही था। तो इस स्टेट पर केवल एक ही परिणाम के आधार पर अपने अंक निवेश करने के लिए, यह बहुत ही बेकार है। यदि वह उन्हें कहीं और निवेश कर दे, तो वे बिंदु उसके मांस और खून बन जाएंगे। यहां वह जो एकमात्र निष्कर्ष निकाल सका। इस बीच वह अपने बहुमूल्य स्टेट पॉइंट अन्य बेहतर स्टेट्स पर खर्च करेगा। माई स्टेट पॉइंट्स। उसे अचानक याद आया कि आपातकालीन खोज से पुरस्कार के रूप में उसके पास अभी भी 5 अतिरिक्त अंक थे। उसने 1 या 2 सेकंड के लिए विचार किया कि क्या उसे इंटेलिजेंस पर निवेश करना चाहिए, लेकिन अंत में उसने 3 अंक ताकत पर और अन्य 2 सहन शक्ति पर खर्च किए। आंकड़े: ताकत 75, सहन शक्ति 45, एजिलिटी 82, बुद्धि 39, धारणा 69। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0। शारीरिक क्षति में कमी 20%।
जैसा कि मैंने सोचा था, 5 से समाप्त होने वाली संख्याएं सबसे अच्छी होती हैं। जिन वू के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। कालकोठरी के भीतरी भाग में आया भूकंप इतना तीव्र हो गया था कि उसे नजरअंदाज करना उसके लिए संभव नहीं था। क्या 1 घंटा पहले ही पूरा हो चुका है? यहां बर्बाद करने के लिए अब और समय नहीं था। जिन वू ने अपनी स्टेटस विंडो बंद कर दी। वह जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा था। गेट लगभग बंद होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अगर वह यहां 1 सेकंड के लिए भी रुकता तो वह अंदर फंस सकता था और हमेशा के लिए बाहर निकलने में असमर्थ हो सकता था। जाने से पहले जिन वू ने घूमकर बॉस के कमरे के चारों ओर एक बार फिर से नजर डाली। मैंने सभी जादुई क्रिस्टल निकाल लिए। खैर, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस तथ्य की पुष्टि करने के बाद वह तेजी से बाहर निकलकर गायब हो गया, मानो अंदर मौजूद लोगों को चेतावनी देने के लिए कि गेट बंद होने वाला है। कालकोठरी पहले से भी अधिक जोर से हिलने लगी। उत्कृष्ट समय के साथ एसोसिएशन के जांच विभाग के एजेंट गेट के सामने पहुंचे। जिन वू को इत्मीनान से गेट से बाहर निकलते हुए देखने के बाद उनकी आंखें सचमुच घूम गईं, क्योंकि गेट धीरे धीरे उसके पीछे बंद हो गया था। क्या आपके अलावा कोई और जीवित बचा है? नहीं, कोई और नहीं। एक क्षण में एजेंटों के भाव कठोर हो गए। इसमें 9 लोग दाखिल हुए, फिर भी केवल 3 ही जीवित बाहर निकले। ये निस्संदेह एक बड़ी घटना के रूप में योग्य है। एक ही जिले में होने वाली ऐसी ही कई बुरी घटनाओं के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इन एसोसिएशन एजेंटों को ऐसा क्यों लगा जैसे उन्होंने इस समय कुत्ते के मल के एक विशाल ढेर पर कदम रख दिया हो। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई अन्य जीवित न बचे, लेकिन उनके लिए गेट बंद कर दिया गया, इसलिए ये भी संभव नहीं था। हालांकि यही कारण था कि जिन वू ने समय सीमा लगभग समाप्त होने तक प्रतीक्षा की। ठीक है, मैं उन्हें यह नहीं बता सकता कि वास्तव में कोई जीवित बचा था। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? इसके साथ 3 जीवित बचे लोगों की गवाही पर्याप्त होगी। एजेंटों में से एक ने जटिल स्वर में बात की। अभी जांच विभाग को ग्यूंगांग इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष से एक टेलीफोन कॉल आया है, जो खुद को सौंपना चाहता है। यहीं पर सोंग ची येउल ने बातचीत में प्रवेश किया। ग्यूंगांग इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, आप कहते हैं? वह पीड़ित का पिता है और उसने कथित तौर पर दोषियों की हत्या के लिए मॉनिटरिंग डिवीजन के हंटर काहंग ताइसिक को भुगतान किया है। चेयरमैन ने यह सुनने के बाद सब कुछ कबूल कर लिया था कि काहंग ताइसिक वास्तव में बलात्कारी को मारने में सफल रहा था। हालांकि ये काहंग ताइसिक नहीं बल्कि मैं था। ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले वहां गए और एसोसिएशन यहां आ गई। प्रश्न पूछने से पहले जिन वू ने चुपचाप सुना। अगर ऐसा है तो इस तरफ कोई समस्या नहीं है, क्या ये सही नहीं है? जिन वू के सवाल पर एजेंटों ने परेशान भाव व्यक्त किए। काहंग ताइसिक के अपराधों का स्पष्ट सबूत था और इन 3 लोगों ने जीवित रहने के लिए काहंग ताइसिक से लड़ाई की। जैसा कि जिन वू ने पूछा, यहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे समस्याग्रस्त माना जा सके। एक चीज के अलावा, एजेंटों में से एक ने वह हिस्सा पूछा जो उसे सबसे अधिक संदिग्ध लगा। मिस्टर काहंग ताइसिक, जो कि रैंक बी हंटर थे, को अंतिम घातक झटका किसने दिया? एजेंट घटनास्थल पर अभी कुछ समय पहले ही पहुंचे थे और उन्हें अभी तक स्थिति की सूक्ष्म जानकारी नहीं दी गई थी। ओह अच्छा, यहां से एसोसिएशन मुख्यालय की दूरी वास्तव में बहुत दूर है, इसलिए इसमें मदद नहीं की जा सकती। ये पहले से ही काफी प्रशंसनीय है कि वे वास्तव में गेट बंद होने से पहले ही यहां पहुंच गए थे। कॉल मिलते ही समय पर यहां पहुंचने के लिए उन्हें निश्चित रूप से मुख्यालय छोड़ना पड़ा और बहुत तेज गाड़ी चलानी पड़ी। एजेंटों के चेहरे पर थकान की झलक साफ दिख रही थी। इससे पहले कि जिन वू सच बोलने वाला था, उसे यू जिनहो का चेहरा याद आ गया। ये कितना गंवाया हुआ अवसर है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उस बच्चे को उसके रेड कोटा से मदद नहीं कर पाऊंगा। उसके रीअवेकेड हंटर होने का बहाना बनाकर और रीअसाइनमेंट टेस्ट के साथ आगे बढ़कर वह अब यू जिनहो की योजना का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। यू जिनहो को एक निम्न रैंक वाले शिकारी की तलाश थी जिसके पास अविश्वसनीय कौशल थे। जैसे ही जिन वू की रैंकिंग दोबारा निर्धारित की गई और यह नाटकीय रूप से बढ़ी, सब कुछ व्यर्थ हो गया होता। हालांकि यहां क्या था? जब जिन वू ने यू जिनहो के निराश, उदास चेहरे की कल्पना की तो उसे खेद महसूस करने के बजाय वह दृश्य हास्यप्रद लगा। निश्चित रूप से जिन वू वादा की गई इमारत के बारे में निराश था, लेकिन ठीक है, अब मैं यहां कुछ नहीं कर सकता। जिन वू ने ऐसा सोचा और अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन फिर वह मैं थी। उसका सिर स्वाभाविक रूप से उस आवाज के स्रोत की ओर घूम गया और उसने ये जू हुई को आश्चर्य से भरी उसकी चौड़ी खुली आंखों से सोंग ची येउल को घूरते हुए देखा। लेकिन इससे पहले कि जिन वू पूछ सके कि उसके इरादे क्या थे, सोंग ची येउल ने पहल की और एजेंटों के करीब चला गया। मैं वही हूं जिसने काहंग ताइसिक को मार डाला।
हालांकि पूछताछ करने वाला एजेंट अभी भी आश्वस्त नहीं दिख रहा है। सोंग ची येओल, क्या आप कह रहे हैं कि आपने काहंग ताइसिक को मार गिराया? उनके संदेह में दम था। सोंग ची येओल न केवल रैंक सी हंटर था, बल्कि उसने अपना बायां हाथ भी खो दिया था। दूसरी ओर, क्या काहंग ताइसिक को अक्सर उच्च रैंक वाले शिकारी के रूप में संदर्भित नहीं किया जाता था, जिसे बी रैंक दिया गया था? उच्च रैंक वाले शिकारियों की शक्ति आसानी से किसी की कल्पना से भी अधिक हो सकती है। स्वीकृत मानदंड ये था कि रैंक बी और रैंक सी के बीच ताकत का अंतर रैंक सी और रैंक डी के बीच की तुलना में बहुत अधिक था। यहीं पर सोंग ची येओल ने सौहार्दपूर्ण ढंग से हंसना शुरू किया। क्या तुम सब भूल गए कि मेरे पीछे कौन है? जैसे ही सभी की निगाहें उस पर केंद्रित हुई, ये जू हुई का चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। ये जू हुई बी रैंक वाली शिकारी थी। अब तक उसका उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि उसकी कक्षा युद्ध संबंधित नहीं थी, लेकिन जब केवल उसकी रैंक को देखते हैं तो वह एक उच्च रैंक वाली शिकारी थी, जैसे काहंग ताइसिक था। एक रैंक सी हंटर रैंक बी हंटर को हराने में सक्षम क्यों नहीं होगा, जबकि एक रैंक बी हीरो उसकी ओर से सहायता कर रहा था? एजेंटों ने अंततः समझ की अभिव्यक्ति की। क्षणिक भ्रम से पैदा हुए अवसर का लाभ उठाते हुए जिनवू सोंग ची येओल के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया और वृद्ध व्यक्ति से फुसफुसाया, आप उनसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? सोंग ची येओल ने भी फुसफुसाते हुए जवाब दिया, मैंने सोचा कि कोई अच्छा कारण होगा कि आप अपनी क्षमताओं को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। क्या मैंने अपनी सीमाएं लांघी? बेशक, उसने ऐसा नहीं किया। उसके लिए धन्यवाद। जिनवू को कई असुविधाजनक मामलों से निपटने से बचने का मौका मिलेगा। यही कारण था कि कोई भी वर्षों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। नहीं, तुमने नहीं किया। मुझे अब तक आपकी बहुत मदद मिली है, इसलिए मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि मैं अब आपकी मदद करने में सक्षम हूं, भले ही यह एक छोटी सी बात ही क्यों ना हो। इस बीच एजेंटों में से एक उन दोनों व्यक्तियों के करीब चला गया। मिस्टर सोंग ची येओल, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? रिपोर्ट लिखने में 1 या 2 मिनट के लिए हमारी मदद करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोंग ची येओल एजेंटों के साथ एसोसिएशन के लिए रवाना हो गया और इससे पहले कि किसी को पता चलता, केवल जिनवू और ये जू हुई ही घटनास्थल पर रह गए। सूरज बहुत देर पहले डूब चुका था। जू हुई को जिनवू मिल गया और उसने जो कुछ बदली हुई आभा उत्सर्जित की थी, वह थोड़ी विदेशी थी, क्योंकि वह सावधानी से उसके पास आने से पहले बहुत झिझक रही थी। क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ चलना चाहोगी? क्या वह उस डिनर डेट के बारे में बात कर रहा है? आज थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद उसे भूख लग रही थी, इसलिए उसे उसका सुझाव अपनी पसंद का लगा। जिनवू स्वागत भाव से सहमत हुआ। ठीक है, चलो। जैसे कि उन्होंने पहले कोई वादा किया हो, दोनों युवा चुपचाप स्ट्रीट लैंप की धीमी रोशनी के नीचे एक दूसरे के साथ साथ चलने लगे। जू हुई की नजरें उसके पैर की उंगलियों पर टिकी रहीं, क्योंकि अगर वह सिर उठाने की कोशिश करती तो उसकी नजर अपने आप उसकी तरफ चली जाती। उसने इसके बारे में न सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अतीत में वह उससे बात करने में सहज महसूस करती थी, लेकिन अब वर्तमान जिनवू शक्ति की इस निश्चित भावना से भरपूर था। परिणामस्वरूप अब उसके लिए उससे बात करना बहुत कठिन हो गया। बस क्या हुआ, वह इतना ताकतवर था कि बिना ज्यादा परेशानी के रैंक बी हंटर को वश में कर सकता था। वह बहुत ज्यादा बदल गया था। चूंकि उसने उससे इसे गुप्त रखने का अनुरोध किया था, इसलिए वह पूछताछ करने की योजना नहीं बना रही थी, लेकिन उसका अद्भुत परिवर्तन उसके दिमाग के कोने में घूमता रहा।